अगर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो उस समस्या का चिंता नहीं, चिंतन करें। उस समस्या के प्रति आप चिंता नहीं, चिंतन करें, क्योंकि चिंतन से हल निकलेगा और हल से समाधान होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में। इस चैनल के माध्यम से आपको यूके पीएससी तथा यूके एसएससी संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नावली कराई जाती हैं, चाहे वो उत्तराखंड से संबंधित हो, करंट अफेयर हो या सामान्य हिंदी से रिलेटेड संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा 2025 सामान्य हिंदी 20 अंक से प्रैक्टिस सेट की, जिसके अभी तक 3 भाग आ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा अब अप्रैल में 27 तारीख को निश्चित की जा चुकी है। जो असमंजसता बनी हुई थी कि परीक्षा स्क्रीनिंग की होगी या नहीं, वो हट चुकी है। एक असमंजसता थी जो हट चुकी है। अब हम क्लियर हो चुके हैं कि प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा होगी। तो आप सभी लोग ज़ोर शोर से तैयारी करते रहें, और जिनका चयन एलटी में होते होते रह गया उनके लिए अब एक मोटिवेशन, देखिए मोटिवेशन कई प्रकार की होती है। एक मोटिवेशन वह होती है जब हम कुछ पलों से या कुछ सेकंड से अपनी रेस को जीतने में रह जाते हैं। वो आपको निराश या हताश करने के लिए नहीं, वो आपके अंदर एक अतिरिक्त ऊर्जा का संचार करती है, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा से लग जाएं। तो आप अब और खूंखार हैं अपने बुद्धि से, अपने बल से, अपने साहस से। तो उस खूंखारपन को, उस एनर्जी को सही जगह लगाएं और अपनी परीक्षा के लक्ष्य तक अपनी सफलता को प्राप्त करें। तो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं, और आज भी 20 प्रश्नों का यहाँ पे संकलन किया गया है। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने ज्ञान का आकलन करने हेतु हर प्रश्न का उत्तर स्वयं से भी लगाएं, और अपने प्रश्नों को, जितने भी आपने सही प्रश्न किए हैं, माइनस मार्किंग हटा के, ठीक है, उसको भी आपको करना। आप सभी जानते हैं कि माइनस मार्किंग वहाँ पर होती है परीक्षा में। तो उसको करके, अगर आप गलत उत्तर चयन करते हैं तो उसका भी आप माइनस करके कमेंट बॉक्स में अपने अंक जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको प्रश्नों का संकलन अच्छा लगता है, तो मुझे प्रेरित करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है अंत ध्यान, अंतर ध्यान, अंतर ध्यान और अंतः ध्यान। अब आपको लगेगा उच्चारण में तो सब लोग एक से ही दिख रहे हैं, लेकिन लिखने में, है ना, वर्तनी का ये प्रश्न है। तो अंतर ध्यान ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी आप सभी लोग देखिए और खुद से भी उत्तर अपना बना के रखिए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अंतर्धान। अब इसको समझने का मैं आपको तरीका बताती हूँ कि रॉ लगेगा कहाँ पर। अंतर ध्यान, देखो अंतर ध्यान, ठीक है, ऐसे बोलते हैं अंतर्धान। तो जब भी आप किसी शब्द की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आप उस शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, जैसे आपने बोला, जैसे आशीर्वाद में कई बार होता है, ठीक है, आशीर्वाद। अब इसमें आशीर्वाद लोग ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। क्यों है? आशीर्वाद, जिस वर्ण से पहले रॉ का उच्चारण हो रहा है वो उसी वर्ण के ऊपर लगेगा, ठीक है। जैसे आशीर्वाद, रॉ के बाद वो आ रहा है, तो रॉ कहाँ लगेगा? वॉ के ऊपर लगेगा। वैसे ही अंतर्धान, अंतर्धान, तो अंतर्धान में क्या है? रॉ कहाँ पे लगेगा? अंतरधान, तो तौ के ऊपर तो लगेगा नहीं, धौ के ऊपर लगेगा। तो अंतर्धान, ये इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? देखिए, आप सभी जानते हैं आपके पाठ्यक्रम में संधि है। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर मुख्यतः पूछा गया है कि इनमें किस में स्वर संधि है, यानी कि बाकी में, अन्य में व्यंजन और विसर्ग संधि होगी। तो यहाँ पर सही उत्तर है संयोग, मनोहर, नमस्कार या पवन। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, पवन है। अब पवन स्वर संधि का उदाहरण है। तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। अगर ये क्वेश्चन डिटेल में आ गया और बहुत डीप पूछ लिया तो स्वर संधि का इसमें कौन सा भाग है, या पूछ लिया कि पवन में कौन सी संधि है, तो याद रखेंगे पवन में कौन सी संधि है, पवन में अयादि संधि है, ठीक है। और अयादि संधि और उसका विग्रह कैसे होता है? पो प्लस अन, ठीक है, पो प्लस अन, क्या बना? पवन अयादि संधि का उदाहरण है, और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आशीर्वाद। अभी मैं आपसे कह रही थी, देखो आशीर्वाद कई बारी समाज में, आप कहीं भी बोर्ड में कहीं ना कहीं आशीर्वाद को देखेंगे त्रुटिपूर्वक लिखा होता है, वहाँ लिखा होता है आशीर्वाद लिखा होता है। इसको हम आशीर्वाद बोलेंगे, क्योंकि अभी हमने बात की कि रॉ का उच्चारण जिस वर्ण से पहले आता है रॉ उसी के ऊपर लगता है। तो आशीर्वाद करके लिखते हैं लोग, इसको सही मानते हैं, गलत है। पहले तो आप इसको वर्तनी दोष इसका सुधारेंगे, ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न यहाँ पर है कि आशीर्वाद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद होगा, आशीर्वाद होगा, इनमें से कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है
ऑप्शन नंबर, ये बी लिखा है यहाँ पर सी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम इसको मान लेंगे, ये बी हो गया। तो आशय प्लस वाद, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं आशयवाद में संधि कौन सी है, ठीक है। संधि कौन सी आप जरूर मुझे बताएंगे। ये इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आशयवाद। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। यानी कि आप सभी जानते हैं आपके सिलेबस में प्रत्यय और उपसर्ग है। तो सुत एक शब्द है, स्त्रीवाचक बनाएंगे, अगर उसको हम स्त्री पुरुषवाचक से स्त्रीवाचक अगर बनाएंगे तो कौन सा प्रत्यय लगाएंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के अंत में लगते हैं। तो ई होगा, आ होगा, ई होगा, इक होगा। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आ। तो आ मिलके क्या बना, आ मिलके बना सुता। तो सुता, अगर मैं बात करूं सुता का अर्थ क्या है, सुता का अर्थ है बेटी। तो बेटी क्या आप पर्यायवाची बताइए, है ना, आपके पर्यायवाची सिलेबस में है, तो इसको भी हम ऐड करते हैं। बेटी का पर्यायवाची है कन्या, ठीक है। और तनया, तनया, तनुजा, ये सब किसके हैं, सुता यानी कि बेटी के पर्यायवाची हैं। देखिए प्रश्न में शब्द किसी प्रकार से भी आए, आप हर तरीके से तैयार रहें, यही मेरा प्रयास है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आपके पास 4 शब्द हैं, उपकार, लाभदायक, पढ़ाई या अपनापन। इन सब में एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, बाकी सब में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उपकार। अब इनमें प्रत्यय हुआ है तो इनमें प्रत्यय कौन सा है। लाभदायक में दायक प्रत्यय है, ठीक है। पीड़ादायक, सुखदायक, लाभदायक। पढ़ाई में आई प्रत्यय है, लड़ाई, मिठाई, आई प्रत्यय। अपनापन में पन प्रत्यय है, अपनापन, ठीक है। भोलापन, सादगीपन, ऐसे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है। अब इससे पहले भी मैं आपको वीडियो बता चुकी हूँ कि समास की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो आपको आनी चाहिए। पहले हम सबकी बात करते हैं, चक्रपाणी में है, चतुर्युगम में है, नीलोत्पल में है या माता पिता में है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नीलोत्पल में है। नीलोत्पल का विग्रह क्या होता है। नीलोत्पल का, पहले तो उत्पल का मतलब होता है कमल। नीला है जो उत्पल, अर्थात नीला है जो कमल। तो कर्मधारय समास की विशेषता क्या होती है, विशेषण और विशेष से आता है। नीला विशेषण है, गुणवाचक विशेषण आप सभी जानते हैं। तो उत्पल माने कमल, नीला है जो कमल, नीला है जो उत्पल, कर्मधारय समास। अब चक्रपाणी में कौन सा समास है। चक्रपाणी, पाणी माने होता है हाथ, ठीक है। तो चक्र है पाणी में जिसके अर्थात विष्णु। जहां पर अर्थात आ गया, जहां पर किसी तीसरे व्यक्तित्व की बात आ जाती है, वहां पर होता है बहुब्रीहि समास। कौन सा समास, बहुब्रीहि, ठीक है, बहुब्रीहि समास होता है। और अगर हम बात करें किसकी, अब बात करें हम चतुर्युगम की। चतुर्युगम समास की एक विशेषता और होती है, चतुर्युगम में है द्विगु समास। अब द्विगु समास की विशेषता क्या होती है कि इसका प्रथम पद संख्या होता है। देखो चतुर माने 4, युग माने युग, 4 युगों का समूह द्विगु समास। कैसे, चतुर्युगम। अब माता पिता योजक चिन्ह का प्रयोग है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। अगर ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर योजक चिन्ह को हटाकर, अगर हम इसको हटाएं तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, या तो और आना चाहिए या आना चाहिए। समझ में आ रहा है। विग्रह करेंगे तो क्या आएगा, देखो माता और पिता, माता या पिता दोनों उसमें सूट कर रहे हैं, ठीक आ रहा है। अगर योजक चिन्ह का प्रयोग और या के स्थान पर हो रहा है तो उसमें द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, उसमें द्वंद्व समास है, ठीक है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या है, कर्मधारय समास नीलोत्पल में है। आशा करती हूँ समास से संबंधित आप शॉर्ट ट्रिक समझ रहे होंगे। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके समास वाला वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुख्य दर्शन में कौन सा समास। देखिए अभी मैंने आपसे बात की थी, यहाँ पर योजक चिन्ह है लेकिन ये द्वंद्व समास नहीं है, ठीक है। चलो योजक चिन्ह से मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। द्विगु समास में हमने बात की थी प्रथम पद संख्या होता है, संख्या नहीं है यानी कि द्विगु समास नहीं है। बहुब्री में हमने कहा था जिसमें तृतीय किसी तीसरे की विशेषता सामने आती है। तो मुख्य दर्शन में कोई तीसरा सामने नहीं आ रहा है। तत्पुरुष समास, अब तत्पुरुष समास कैसे है, इसका विग्रह जानेंगे हम। मुख का दर्शन, मुख दर्शन का मतलब क्या होगा, मुख का दर्शन। और तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, कारक चिन्हों का। तो योजक चिन्ह देखते आप तुरंत ना समझे कि द्वंद्व समास है। क्यों, क्योंकि जब तक योजक चिन्ह के स्थान पर और या का प्रयोग ना हो तब तक वो द्वंद्व समास नहीं है। तो मुख दर्शन का विग्रह क्या होगा, मुख का दर्शन, इसलिए इसका आंसर क्या है, तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा। तत्सम तद्भव आपके सिलेबस में है। तो दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा, दर्शन, ए, बी दर्शन, सी दर्श या डी दर्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। दर्शन इसका तद्भव रूप है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। उद्गम है, खेत है, कोट है या अजीब है। तो यहाँ पर जो उद्गम है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या है, ये तत्सम है, ठीक है। अब ये तत्सम है तो उसका तद्भव भी होगा। इसका तद्भव क्या है, इसका तद्भव है उदगम। उदगम यानी कि हमने हलंत हटा दिया, हलंत हटाया तो क्या हो गया, ये तद्भव बन गया। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आप सभी खुद से भी प्रश्नों का हल स्वयं से भी करें। मगही शब्द क्या है? तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी तद्भव। मगही शब्द क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न है संधि शब्द क्या है? देखिए आप संधि आपके सिलेबस में है, लेकिन संधि यहाँ पर वैसे ना पूछ के शब्द के निर्माण से पूछ रही है कि ये शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो संधि शब्द क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तत्सम है। ठीक है, तत्सम है संधि। अगला प्रश्न है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है। शारदा, कमला, वीणा, वीणा पाणी। देखिए शारदा, हे शारदेमा, हे शारदेमा अज्ञानता से हमें तार देमा, तो ये भी है। हे वीणा वाणी, वाणी, ठीक है, वाणी हम कहते हैं ना, वाणी जिह्वा पर भी सरस्वती का निवास रहता है, तो इसका ये भी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती का पर्यायवाची है। वीणा पाणी, अभी मैंने आपसे बात की थी, पाणी माने होता है हाथ, तो हाथ में जिसकी वीणा है उसको भी हम सरस्वती माता कहते हैं। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कमला। अब बात करते हैं कि कमला अगर सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो किसका पर्यायवाची? तो कमला है लक्ष्मी का पर्यायवाची। ठीक है, किसका है पर्यायवाची? लक्ष्मी का। तो अगर हम अन्य इसके पर्यायवाची की बात करें तो है पद्मा, लिख सकते हैं आप लोग, इंपॉर्टेंट है ये, पद्मा, रमा, श्री। श्री भी लक्ष्मी या कमला का पर्यायवाची है। ठीक है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और लिख देती हूँ मैं आपके लिए, ध्यान रखेंगे इसका, भार्गवी, कई बार पूछा जाता है, भार्गवी। ठीक है, भार्गवी भी किसका पर्यायवाची है? कमला का पर्यायवाची है। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन नहीं है? कमला नहीं है। अगला प्रश्न है आकाश का पर्यायवाची शब्द है, कौन सा है? दृग है, विप्र है, व्योम है या हय है? हय, हय है ये खाली। ठीक है, तो क्या है आकाश का पर्यायवाची शब्द? क्या है? आप सभी जानते हैं व्योम, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये तो। व्योम आकाश का पर्यायवाची है, लेकिन दृग किसका है ना? दृग का पर्यायवाची क्या है? आंख है। किसका है? आंख है। आंख के अन्य पर्यायवाची शब्द आपको मैं बोल के बता देती हूँ, नेत्र, चक्षु, नयन, अक्ष। ठीक है, अब अगला है विप्र। विप्र का अर्थ क्या होता है? ब्राह्मण, और ब्राह्मण के अन्य पर्यायवाची क्या है? भूदेव, पुरोहित, महिषुर और द्विज। ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला शब्द है हय। हय किसका पर्यायवाची? हय है अश्व का, यानी कि घोड़े का पर्यायवाची। तो अश्व, तुरंग, वाजी, घोटक, ये घोड़े के पर्यायवाची हो गए। तो आपका देखिए यहाँ पर हमने एक प्रश्न के साथ कम से कम 4 प्रश्न एक साथ किए हैं। तो ध्यान रखेंगे दृग किसका पर्यायवाची? आंख का पर्यायवाची है, आंख, नेत्र, चक्षु, नयन, अक्ष। विप्र ब्राह्मण का पर्यायवाची है, भूदेव, पुरोहित, महिषुर, द्विज। और हय घोड़े का पर्यायवाची है, अश्व, तुरंग, वाजी, घोटक। और व्योम किसका पर्यायवाची है? आकाश का। ठीक है, अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम शब्द क्या है? पहले विलोम शब्द बताते फिर आपको मैं इसका मीनिंग बताऊंगी। स्थावर का विलोम शब्द क्या है? सचल है, चंचल है, चेतन है, जंगम है। अगर आप रटने वाले बच्चे हैं तो आपको पता होगा स्थावर का विलोम शब्द क्या है? जंगम है। लेकिन स्थावर का मीनिंग क्या होता है? स्थावर का मतलब होता है स्थिर। स्थावर का मीनिंग क्या होता है? स्थिर। और जंगम का मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, अब आप समझेंगे, स्थावर का मतलब स्थिर और जंगम का मतलब अस्थिर। तो ये स्थावर का विलोम शब्द है। अब यहाँ पे देखिए आप कहेंगे सचल, जो चलता हो, ऐसा नहीं होगा, जैसा शब्द होता है वैसा ही विलोम होगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? अलौकिक, लौकिक, नश्वर या नैसर्गिक? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी नश्वर। नश्वर क्यों? क्योंकि चिरंतन का मतलब होता है जो पुराने समय से लगातार है अभी तक, है ना, तो उसके लिए क्या होगा? नश्वर, नष्ट होने वाला। अगला प्रश्न है किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक बात किए जाने वाला व्यवहार क्या कहलाएगा? आपके लिए है ना, वो एक टॉपिक है आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो किसी के प्रति उदारता एवं कृपा पूर्वक किए जाने व्यवहार को क्या कहेंगे? विग्रह कहेंगे, निग्रह कहेंगे, अवग्रह कहेंगे, अनुग्रह कहेंगे? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अनुग्रह। क्या कहेंगे? अनुग्रह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। आंखों के सामने जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यक्ष बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे, प्रारूपतः बोलेंगे या प्रत्यक बोलेंगे? प्रत्येक बोलेंगे। तो उसका ऑप्शन नंबर ए प्रत्यक्ष बोलेंगे। और परोक्ष इसका विलोम शब्द है। ठीक है, परोक्ष इसका क्या है? विलोम शब्द है। आंखों के सामने घटित घटना को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष घटना। और आंखों के सामने मतलब प्रत्यक्ष, और प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? परोक्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। इसमें कौन सा ऐसा वाक्य जो शुद्ध है? अधिकारियों ने कागजात का निरीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात का परीक्षण किया, अधिकारियों ने कागजात की जांच की, या अधिकारियों ने कागजात का अन्वेषण किया। कई बार हम सोचते हैं कि टिपिकल हिंदी है तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ही सामान्य सा है। अधिकारी लोग कागजात की जाँच करते हैं। ठीक है, कागजात का निरीक्षण नहीं करते हैं, ना ही परीक्षण करते हैं। परीक्षण में तो टेस्ट लेना हो गया, निरीक्षण में ऑब्जर्वेशन हो गया, और अन्वेषण माने खोज करना हो गया। जबकि ये तो क्या कर रहे हैं? जाँच कर रहे हैं। ठीक है, तो अधिकारियों ने कागजात की जांच की, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न है कान फूकना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुहावरे लोकोक्ति आपके सिलेबस में है, तो हर
एक एक प्रश्न मैंने पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे निर्मित किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कान फूंकना मुहावरे का अर्थ क्या है? चौकन्ना करना, चुगली करना, जादू टोना करना या दीक्षित करना। किसी को लगेगा कि कान फूंकना मतलब कान भरना नहीं है, ये कान फूंकना है। तो उसका सही, इसका जो विग्रह मुहावरा है इसका, वो क्या है? दीक्षित करना। मतलब होता है शिक्षा किसी को देना, किसी को ज्ञान देना, दीक्षित करना, किसी स्किल में, किसी कौशल में उसको अव्वल बनाना, उसको बोलते हैं कान फूंकना, दीक्षित करना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, लोकोक्ति से लिया गया है। प्रश्न है, जैसी बहे बहार पीठ तब तैसी दीजिए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? समय का रुख देखकर काम करना चाहिए, राजनीति में दल बदल करते रहना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए जिससे संकट में ना फंसा जाए, या पवन की तरह कभी शीतल और कभी उष्ण होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर क्या है भाई? जैसी बहे बहार, बयार माने होता है हवा, पीठ तब तैसी दीजिए। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समय का रुख देखकर, रुख माने मोड़ देखकर या कहते हैं बहाव देखकर, है ना, जैसा समय चल रहा है उसके हिसाब हमें काम करते रहना चाहिए। तो यही उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, समय का रुख देखकर काम करना चाहिए। तो आज हमने प्रैक्टिस सेट 4 यहाँ पर सॉल्व किया। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही उत्तर दिए हैं और कितना आपके लिए ये अच्छा लगा, आपको या प्रश्नों का जो चयन है वो अच्छा लगा। उसके साथ मैं एडिशनल जो आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको कैसा लगता है, ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।